हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कवन उपन्यास का अध्याय 19 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित अध्याय 19 प्रेमचंद जी द्वारा रचित कवन उपन्यास का अध्याय 19। प्रातःकाल रामा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जलपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे ना करना चाहिए था। मेरा विचार यह कदापि ना था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैं सप्राज को ताकीद करने के लिए उसके रुपए लिए थे। कंगन 2-4 रोज में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेज दें। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वह भी भेजिएगा। आपके सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उनसे हो सकती थी उसमें कई कसर नहीं रखी। जब तक आदमी लौटकर ना आया वह बड़ी बेगैरता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना ना कर दे या घर पर मिले ही नहीं या 2-4 आदमी के बाद देने का वादा करे। सारा दरोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से भी रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दिए थे मगर खत का कोई जवाब ना दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा, रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती, कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में यह गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सूझ नहीं रही। कहार अंदर गया तो जलपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधों की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं, अभी तक तरकारी भाजी का पता नहीं। कहार की तैयारियों बदल कर कहा, तो यह 4 हाथ गोड़ कर लिए कामे से तो गवा रही बाबू मेन साहब का 3 रुपया लेबे का भेजिन रहा। जलपा, कौन मेम साहब? कहार, जो मोटर में चढ़ावत आवत है। जलपा, तो लाए रुपए? कहार, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहब है, दौड़त दौड़त गोड़ पिराए रहब। जलपा, अच्छा, चटपट जाकर तरकारी लाओ। कहार ने उधर गया। रामा रुपए लिए हुए अंदर पहुंचा तो जलपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे ना लोगे? रामा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो जलपा, मैंने कह दिया था रुपए दे दूंगी। तुमने इतने जल्द मांगने की क्यों सूझी समझी होगी, इन्हें मेरा इतना विश्वास ही नहीं। रामा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज़्यादा हैं, उसने अपने आप भेज दीजिए। जलपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं, दिखाऊं? चुन चुन कर रुपये रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम, देखो तो आंखें ठंडी हो जाए। इतने में किसी के नीचे से आवाज़ दी, बाबू साहब, सेठ जी ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करके अंदर आ रहे थे। सेठ जी के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसा रुपए? मेरे यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू का कुछ माल लिया था, इस साल भर हो गए, अभी तक 1 पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है, बात बिगड़ने पर रुपए तो दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रामा को पुकार कर और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रामा कुछ जवाब ना दे पाया और प्यादा बोल उठा, पूरे 700 है बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700 क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रामा ने टालने का इरादा से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। प्यादा, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से हो गए?
रामा ने प्यादे से पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। प्यादा, हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप तो यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती है। रामा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने उसके जीवन में कभी हराम का एक पैसा ना छुआ हो, जिसे किसी का उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो, रामा पिता की आत्मा से यह घोर अपमान ना कर सकता था। वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उसका पुत्र उसके नाम पर बट्टा लगा रहा है। कहकर से स्वर्ग से प्यादे से बोला, तुम अभी यहाँ खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकल दिए जाओगे। प्यादे, हमारे रुपये दिलवाइए, हम चले जाएं। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रामानाथ, तुम तो जाओगे, जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांटकर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? फिर में रुपए ना थे तो चीज लाए ही क्यों? और लाएं तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेगी, मगर तुम्हें इसका क्या परवाह? तुमको यह सूची क्या कि एक बार की इतनी बड़ी गट्ठी सिर पर लाद ली। कोई शादी विवाह का अवसर होता तो एक बात भी थी, और वह औरत कैसी है जो पति को एक बेहुदगी करते देखती है और माना कि नहीं करती। आखिर तुमने क्या सोचकर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो नहीं है? रामा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही ना था। निसंकोच होकर बोला, आप नहा कितना बिगड़ रहे हो। आपसे रुपए मांगने जाओ तो कहिएगा मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उनसे कहा, यह तो आप ही के करने का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रामा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और गलिनी की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपए की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला की हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसे परिस्थितियों में पकड़कर घबरा उठता है और बैठक बाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रामा भी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हारने आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वह इस समस्या की ओर व्याख्या ना कर सकता था। यदि प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था, कैसे क्या होगा, यदि शब्द अनगिनत बगुलों की भांति चारों ओर उड़ते नजर आते थे, वह इस विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खीन हुआ कि आंखें सजल हो गई। जलपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अभी थोड़े रुपए बाकी हैं। रामा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जलपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तगाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने के लिए ही क्यों? मैंने तो कोई जिद ना की थी, और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी तो तुम्हें समझ बूझकर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से परवाह रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे ही पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मैं ऐसा शौक चराया था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे में बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यह होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तगाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700
कि 1000 हो जाए। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझ पर छल कर रहे हो, कोई वेश्या तो नहीं थी। तुम्हें नोच घसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों में ही साथी हूँ। भले में तुम चाहो मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रामा का मुख से एक शब्द ना निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवसर ना था। रामा ने कपड़े पहनने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रामा ने कोई जवाब ना दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जल्पा झटपट नीचे आ गई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपये है उन्हें क्यों नहीं सरफराज को दे देते? रामा ने चलते वक्त जानबूझकर जल्पा से रुपए न मांगे थे। वह जानता था जल्पा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद वह रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं भय होता था। कहीं वह फिर ना उपदेश देने बैठ जाए। उसकी उपेक्षा आने वाली विपत्तियों की हल्की थी, मगर जल्पा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधीन ढिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वह बाहर के कमरे में बैठ गया। जल्पा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन कर उसके थैली में डाल दिए। उसने समझा था कि रामा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी ना हुई। अभी 300 रुपये का फिक्र करनी थी, वह कहाँ से आएगा? भूखा आदमी इच्छापूर्वक भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तृष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रामा ने एक तांगा लिया और उसने जॉन टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वह चाहे तो 300 रुपये की बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच ना करूँगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वह बरामदे में बैठी थी। रामा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहाँ उसका सारा संयम टूट गया। वह बंगले में ना जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो भी वह चला जाता। वह बरामदे में ना बैठी होती तो वह शायद अंदर चला जाता, पर उसके सामने बैठे देख वह संकोच में डूब गया। तब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रामा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रामा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू को जरूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में जरा सी रियासत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उनसे पहले अपने कमरे की तरह निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वह उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजाची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं, चपरासी मिला था। रामा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर ना था, जरा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है? रामानाथ, जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था, मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त का कुछ खबर ही ना रही। जब काम खत्म करके उठा तो खनाची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा, इसे कहाँ रखूँ? मेरे कमरे में कोई संदूक नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊँ। 500 रुपये नकद थे। मैंने थैली में रखे 300 रुपये के नोट जब जेब में रख लिए और घर चला। चौक में 1-2 चीज़ें लेनी थी। उधार से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू की आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। रमेश, तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रामानाथ, क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वह बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूँ, कोई बंदोबस्त ना हो सका। रमेश, अपने पिता से तो कहा ही न होगा? रामानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपए तो ना देते, उल्टे डांट सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रामानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूँगा ही।
रमेश की कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना, इतनी लापरवाही तुमसे कैसी हुई? यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप में तो खर्च नहीं कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे? रामा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलाई तो ना खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपए खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसीलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक ज़रूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए ना थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया था। बहुत हंसे, दूसरा इंतजाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता है तो मैं खत लिखकर मंगवा लूं? रामा ने कानों में हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा ना कीजिएगा। ऐसी ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रामानंद, हाँ आशा तो है। रमेश, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपए ना लाया तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो नहीं करता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, मगर तुम अभी लड़के हो इसीलिए क्षमा करता हूं। वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो ना। किसी का कर्ज नहीं रखता, ना किसी का कर्ज देता हूँ, ना किसी से लेता हूँ। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हारे पुलिस के पंजे से ना बच पाएगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ होती। हथकड़ियाँ, यह शब्द तीर की भांति रामा की छाती में लगा। वह सिर से पांव तक कांप उठा। उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा गई। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जानकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर यह भयानक शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई हुई थी, सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथ में भी हथकड़ियाँ हैं? इसी के साथ हमारा अध्याय 19 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग अध्याय 20 कवर करेंगे। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 20 लेकर। यदि आप लोगों को अच्छी लगे गबन उपन्यास की सीरीज़ तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह के सारे उपन्यास, कहानी और जीवन परिचय वगैरह जानने के लिए मेरे चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड गबन लेकर आप लोगों के समक्ष, गबन का अध्याय 20।